Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम की। TET प्लस भी लेने वाला है TGT सोशल साइंस का, जिसकी डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें पता हैं। बस अभी कुछ ही डेज़ में हमारे क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएंगे, फिर हमें पूरा पता चल जाएगा कि किस डेट में और कौन से शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, सो हमने इस चैनल पर हम जो TET प्लस भी TGT सोशल साइंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो पेपर लिए गए हैं TET प्लस भी द्वारा, उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ और ये वीडियो मस्ट वॉच है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचेंगे कि मैम कंटेंट तो प्रोवाइड नहीं करवा रही हैं, सिर्फ क्वेश्चन से कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप खुद भी कंटेंट पढ़ रहे होगे तो आप खुद भी PYQs को सर्च कर रहे होगे कि हमें कुछ पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में कौन से पेपर्स आए थे, कौन से पेपर आए थे, कौन से नहीं आए थे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो कंटेंट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, बट मैंने देखा तो वहाँ पे PYQs जो क्वेश्चंस थे वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं आपको जो PYQs हैं उनको करवा दूँ एग्ज़ाम होने तक। तो मैंने 2 साल के पेपर लिए, एक जो हमारा अभी रिसेंट में हुआ था 2021 में, उनको मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, और अब मैं 2018 के पेपर ले रही हूँ, सो दैट कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाए कि जो 2018 में पेपर हुआ था और 2021 में हुआ, उसके बीच क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंस देखने को मिला या ना मिला। आप पहले ही प्रिपेयर रहें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि 2025 में होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एटलीस्ट 2 साल के पेपर को करके जाएंगे तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप बिल्कुल 2021 के सहारे नहीं रहेंगे कि 2021 में ऐसा पेपर पैटर्न था तो 2025 में भी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2018 के अकॉर्डिंग में 2025 का जो पेपर 2021 का जो पेपर था उसमें थोड़े बहुत आप देखेंगे चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और 2021 के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। मैंने 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, 2021 की अलग बना रखी है और 2018 की अलग बना रखी है। दोनों प्लेलिस्ट की लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालती जा रही हूँ। आपको जस्ट अगर जैसे ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो आप और आपको प्लेलिस्ट देखनी है, वैसे देखनी भी चाहिए आपको, मैंने बोला मस्ट वॉच वीडियो ही है। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें आपको 2021 की प्लेलिस्ट मिलेगी, 2018 की प्लेलिस्ट मिलेगी और कंटेंट के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। और मैंने अभी रिसेंटली कल ही एक बुक शेयर करी है जिसमें DT प्लस भी के जो क्वेश्चंस SST के पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस उसमें हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपको बुकलेट वगैरह भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे तरीके से, अब आप सोचो स्मार्टफोन्स वगैरह सबके पास हैं तो हमें बस उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इन फ़ोन्स को, लैपटॉप को ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर देंगे, आपके पास फ़ोन में या लैपटॉप जो भी है आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उसमें आपको कंटेंट मिलता जाएगा। ठीक है, मैंने जो करवाए हैं वीडियोस, जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा है उनको भी मैंने अपलोड कर दिया और कल ही मैंने एक बुक भी अपलोड करी है, अराउंड 18 पेजेस की है, जिसमें PYQs में जो SST के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आए हैं। ठीक है, वैसे मैं ये वीडियो भी चला रही हूँ, मेरी प्लेलिस्ट भी चल रही है, तो वैसे आपको किसी भी एक्स्ट्रा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए PYQs के लिए, बट स्टिल अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो वो बुक आपके लिए क्या है, वो PDF आप डाउनलोड कर लो, उसे भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 16 अक्टूबर का जो पेपर शिफ्ट 3 में हुआ था उसको डिस्कस करा था और आज मैं शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन पेपर को पार्ट 4 पार्ट 5 में हम एटलीस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज इन बुक एंटाइटल्ड डैश इन 1884, यानी जो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार 1884 में डैश नाम की पुस्तक में किया गया था। तो बुक कौन सी थी, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान इस बुक में है।
लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड, या इस बुक में है, या लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड ये वाली बुक है, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बुक है उसका क्या नाम है, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो ये वो बुक है जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो शब्द है वो यूज़ हुआ था, ठीक है, कब, 1884 में। क्लियर है इतना? कुछ पे डाउट होता है तो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और ये रिवोल्यूशन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय आर्नोल्ड टॉयनबी, अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन थे ये। 1884 में ही पब्लिश द सीरीज ऑफ लेक्चर टाइटल लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। तो ये बुक किसने लिखी थी, हमारे आर्नोल्ड टॉयनबी ने लिखी थी, ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया आपका। और ये इंग्लैंड के ही थे, और इनका एनालिसिस क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लैंड्स इकोनॉमी, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग 18 जो सेंचुरी थी। तो उसमें क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो हु इन्वेंटेड हाइड्रोलिक इंजन इन 1814। मैंने आपको बताया था इन्वेंशंस वगैरह मैंने आपको एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है, तो आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो पूछ रहे इसमें हाइड्रोलॉजिक इंजन जो है 1840 में उसको किसने बनाया था, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने, विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने, रिचार्ड आर्कराइट ने, या फिर लॉरा आर्सले ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हाइड्रोलिक इंजन 1840 में बना। ये भी पूछ सकता है कि ये हाइड्रोलिक इंजन कब बना, ईयर भी पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, जहाँ पे ईयर आ जाए, नेम आ जाए, ये सारी चीज़ें जहाँ पे एरिया आ जाए, तो हमारे लिए क्या हो जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमें सारे चीज़ों को देख के चलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे। सो आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अबाउट एयरप्लेन इन्वेंशन, यानी जो हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ था उसमें से कौन सा या फिर से कथन सही हैं। पहला है हमारा, सर जॉर्ज केले वॉज एन इन्वेंटर ऑफ एरोडायनामिक्स। तो जो सर जॉर्ज हमारे कैली हैं, उन्होंने क्या करा था, इन्वेंट करा था किसको, एरोडायनामिक्स को। ओके, यानी वायु गतिकी को आविष्कार करा था इन्होंने। या जो सर जॉर्ज कैली बिल्ड हिज फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग ग्लाइडर इन 1853, यानी इन्होंने जो पहला ग्लाइडर बनाया जो क्या लेके गया था, पहले यात्री को लेकर गया था, ठीक है, वो 1853 में बनाया। या फिर फ्रेंचमैन जीन मैरी ले ब्रिस मेड द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट हैविंग हिज ग्लाइडर पुल्ड बाय हॉर्स इन 1856, यानी फ्रांसिस में जीन मैरी ले ब्रिस ने 1856 में क्या करा, घोड़े द्वारा अपने ग्लाइडर को खींचकर पहले स्वचालित उड़ान भरी, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, अमेरिकन क्लेमेट एडर मेड अ कंट्रोल फ्लाइट इन अ ग्लाइडर, यानी अमेरिकन क्लेमेट एडर ने ग्लाइडर में नियंत्रित उड़ान भरी। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट, यानी कि फॉल्स पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बाकी ये जो तीनों हैं इनको नोट्स बना के आप रख लेंगे, इसमें ईयर और नेम और उन्होंने किस चीज़ की इन्वेंशन करी वो चीज़ें मेंशन हैं, तो आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि 2021 में ज़्यादा इन्वेंशन से हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, लेकिन 2018 में थे। तो देख रहे हो आप कैसे इसने थोड़ा सा शिफ्ट करा है, तो उसे लगेगा, मतलब DT+B को लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, 2021 को जस्ट ओवर थ्रू या फिर उसको गो थ्रू करके आ रहे हो। तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस ले आए 2021 के पेपर में। तो आप क्या करेंगे, 2018 का पेपर भी, इसलिए मैं आपको एनालिसिस करवा रही हूँ कि आप देख लो कि 2018 का पेपर अगर आप करके गए थे तो 2021 में कितने चेंजेस देखने को मिले। तो अगर आप 2021 का सेव करके जाओगे तो फिर आपको चेंजेस मिल जाएंगे। बट सोचो आपने प्रिपरेशन 100% करी है, बट स्टिल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन कितनी होती है हमें। तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को देख कर जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या था, राइट आंसर था। सो यहाँ पर क्या है, क्लेमेंट एडर फ्रांसीसी थे, ना कि अमेरिकी। इस वजह से क्या हुआ, ये गलत हुआ। उन्होंने 1890 में भाप से चलने वाले विमान
से उड़ान का प्रयास किया लेकिन वह नियंत्रित नहीं थी। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता चल गया और बाकी जो 3 ऑप्शंस थे वो तो हमारे सही थे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1929। तो ग्रेट डिप्रेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। तो पूछ रहा है 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक मंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, द ग्रेट बूम ऑफ 1920s वॉज एंडेड इन मई 1929, यानी जो बूम चल रहा था वो मई 1919 में आके क्या हो गया, ख़त्म होने लगा। फिर प्रोडक्शन एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ बिगन टू डिक्लाइन, यानी जो जून में उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियाँ थी उनमें क्या होने लगे, गिरावट आने लगी। तीसरा है द फेमस स्टॉक मार्केट क्रैश कम इन अक्टूबर 1929, यानी जो क्रैश हुआ था वो अक्टूबर 1929 में हुआ था। और या फिर ऑल द गिवन ऑप्शन यहाँ पे सारे ही सही हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली बात है ग्रेट मंदी चल रही है तो हमारा जो बूम होगा वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन जो होगा वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अक्टूबर 2029 में जो वॉल स्ट्रीट थी अमेरिका की स्टॉक मार्केट वो क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग सही है। ठीक है, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों जो घटना है उनका मतलब कि इससे रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा तो उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होने लग गया था, मनी क्या कहते हैं कि बैंक वगैरह के इशू आ गए थे, बाकी इनका कोई रिलेशन इससे नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है सिर्फ हमारा वही राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है। सो ये हमारा क्या है, वॉल स्ट्रीट क्रैश कर जाती है अक्टूबर 1929 को मेकिंग। और इसके क्या होता है, ब्लैक थर्सडे होता है 24 तारीख को, जिस दिन क्या होता है, मैसिव वेव ऑफ पैनिक सेलिंग ऑफ स्टॉक। ऑब्वियसली बात है कि लोग पैनिक हो गए कि जो वैल्यू थी मार्केट की वो अचानक से क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ब्लैक ट्यूसडे होता है 29/1929 को, द मोस्ट डिवास्टिंग डे ऑफ क्रैश विद मैसिव ड्रॉप इन स्टॉक प्राइस। तो इसमें क्या होगा, स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी क्योंकि यहाँ पर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, सेल करना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या होती है, जो मार्केट है वो क्रैश होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर बैंक रन एंड फेलर, और बैंक्स भी जो यूएस के हैं वो भी फेल होने के हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर डस्ट बाउल मिड 1930s, सेवरल ड्रॉप एंड अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस लेड टू वाइडस्प्रेड क्रॉप फेलर भी हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो गया। तो ये सब क्या थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे हमारे किसके, ग्रेट डिप्रेशन के। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, हिंदी में भी इसको डाल रखा है, आप पॉज करके वीडियो को इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं तो जैसे ये हमारा पेपर कंप्लीट होगा तो मैं इसकी फुल वीडियो फुल आई गेस पीपीटी डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको अगर कंटेंट चाहिए तो ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूएसए स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म नॉन एज डैश टू रिकवर फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन से रिकवर होने के यूएस ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया था, न्यू रिफॉर्म पॉलिसी को, न्यू डील को, विल्सन प्लान को, या फिर रूजवेल्ट प्लान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यू डील लाई गई थी। ठीक है, और हमारे उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो वो क्या कर जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन है उसे ओवरकम करने के लिए, रिकवर करने के लिए न्यू डील पॉलिसी लेकर आते हैं। ठीक है, सो देखते हैं न्यू डील पॉलिसी में 3 R's को उनका मेन उद्देश्य था, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म। ठीक है, तो इन 3 R's को क्या करा था उन्होंने, इम्प्लीमेंट करा था रिकवर करने के लिए, किससे, ग्रेट डिप्रेशन से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएस गेव स्लोगन प्लांट मोर वीट विल विन द वॉर, यानी किसने कहा था कि अधिक गेहूं बोएं, गेहूं क्या कर सकता है, युद्ध जीतेंगे। ठीक है, हम गेहूं से क्या करेंगे, युद्ध को जीतेंगे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, वॉरेन हार्डिंग, या फिर अब्राहम
लिंकन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको पता होगा कि वुडरो विल्सन जो वर्ल्ड वॉर हमारा 1 चला था उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, ये हमारे कहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बाकी इनके टाइम पे कोल्ड वॉर चलता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में टाइम पे क्या चलता है हमारा ग्रेट डिप्रेशन चलता है। तो इन दोनों का तो वॉर से कोई लेना देना है नहीं। बाकी बच्चे हमारे कौन, वुडरो विल्सन जो बाद में हमारा वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1, तो उसके बाद आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन या फिर लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था वो इन्हें पहल करी थी। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो हमारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया था तो इसकी पहल या फिर ये किसके आइडिया पर बेस्ड था। सो ये क्या है, जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर का टाइम है उस टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट आफ्टर मी द डायलॉग, यानी किसने कहा था कि मेरे बाद क्या होगा, प्रलय आएगा, जल प्रलय। लुइस 13, लुइस 14, लुइस 15 या फिर लुइस 16। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुइस 16 ने कहा था, लुइस 15 ने कहा था कि मेरे बाद क्या होगा, प्रलय आएगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत जो फ्रेंच की सोसाइटी थी उसको भाप लिया था। ठीक है, और लुइस 16 के टाइम पे क्या होता है, प्रलय आता भी है। इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ और आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के संबंध में कौन सा या फिर से गलत है। फ्रेंच वॉज कंसीडर एज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द किंग, यानी जो फ्रांस के राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। प्रीवेलेंस ऑफ थेथेस टैक्स, यानी जो टैक्सेस थे। टैक्स बर्डन ऑन फर्स्ट और सेकंड स्टेट, क्या आपको पता है टैक्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर था। थर्ड है फेलर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया। और आपको पता होगा कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन भी इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के क्लर्जी लोग और नोबेलिटी लोग थे वो अलग ही लेवल का प्रिविलेज क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बाकी जो भी टैक्स वगैरह होता था वो कौन पे करता था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो आम जनता थी, उनको क्या होना था, टैक्स पे करते थे वो बेचारे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वुमेन्स मार्च टू वर्सेल अकर। तो जो आपको पता होगा कि वुमेन्स क्या करती हैं, वर्सेल की ओर मार्च करती हैं, वो कब हुआ था, 15-16 जुलाई 1789, 5-6 अगस्त 1789, 5-6 अक्टूबर 1789 और या फिर 15-16 अक्टूबर 1789। तो आई होप आपको डेट्स मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करा रखी हैं, लर्न करा रखी हैं बहुत बार। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को आप कॉन्टिन्यूसली देखते आ रहे हो तो ये आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ 5-6 अक्टूबर को, 5-6 अक्टूबर 1789 को वुमेंस क्या करती हैं, मार्च करती हैं, कहाँ पर, वर्सेल की ओर। सो ये हमारा 5 अक्टूबर है, टर्निंग पॉइंट होता है ये। 1000 ऑफ वुमेन मार्च फ्रॉम पेरिस टू वर्सेल, कहाँ से जाती हैं, पेरिस से कहाँ जाती हैं, वर्सेल की तरफ। डिमांडेड ब्रेड एंड जस्टिस फॉर किंग लुइस 16। तो डिमांड क्या करती हैं कि उन्हें ब्रेड चाहिए, यानी खाना चाहिए, रोटी और न्याय की मांग करती हैं। फोर्स लॉयल फैमिली टू रिटर्न टू पेरिस, सिंबल ऑफ पीपल्स पावर। तो जो फैमिली है हमारी जो वर्सेल्स में थी वो क्या होती है, रिटर्न होती है पेरिस में। तो किसका सिंबल है, पीपल के पावर का, यानी जनता की शक्ति का एक ये प्रतीक था कि वो उसे क्या करती हैं, मजबूर कर देती हैं कि चलो तुम पेरिस में चल के हमारे हालात को देखो, जो यहाँ पे तुम प्रिविलेज उठा रहे हो वर्सेल के महल में रहकर, उधर चल के देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लुइस 16 को कब एग्जीक्यूट किया गया था। 15 जनवरी 1791, 21 जनवरी 1791, 15 जनवरी 1793 या फिर 21 जनवरी 1793। तो ये भी डेट आपको पता होगी, रटवाई गई हैं आपको अच्छे से सारी, अपने प्रीवियस वीडियो को अगर देखा है तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर आई गेस यहाँ पे गलत आंसर टिक हो गया है, ये आंसर नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, डी है। ठीक है, 1793 जिस टाइम पे क्या होता है, रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है। तो इसको कब एग्जीक्यूट किया जाता है, 21 जनवरी 1793 में, ना कि 91। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए DD+B ने भी दिया था। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको 93 याद रखना है। जब क्या चलता है, आतंकवाद का काल चलता है, रॉबेस्पियर जब वो क्या रहता है, सत्ता में रहता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थोड़ी टाइम लाइन अगर हम देख लें तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग होती है। 17 जून को थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली का वो लेते हैं। फिर 20 को टेनिस कोर्ट में ओथ लेते हैं। 14 जुलाई को स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील होता है, जिसे इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी मनाया जाता है फ्रांस में। 4 अगस्त 1789 को अबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस हटा दिया जाता है, यानी जो सामंती विशेष अधिकार हैं उनको ख़त्म किया गया। 26 अगस्त 1789 को डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ये है, यानी मानव अधिकारों की घोषणा हुई कब, 26 अगस्त 1789 को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 4 से 5 अक्टूबर वुमेंस मार्च करती हैं वर्सेल पर, अभी देखा हमने। जून 1791 को लुई 16 अटेम्प्ट एस्केप फ्लाइट टू वेरेंस, आपको पता है कि ये जाते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ, सो दैट कि क्या कर सके, एक ट्रूप को तैयार कर सके और फ्रांस पर आक्रमण कर सकें। इसलिए इनको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और इनके ऊपर क्या किए जाते हैं, बैठक बिठाई जाती है। ठीक है, फिर सितंबर 1791 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है फ्रांस में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। ठीक है, 10 अगस्त 1792 को स्टॉर्मिंग ऑफ ट्यूलरीज प्लेसेस, यानी जो ट्यूलरी प्लेस है उस पर हमला होता है। 21 सितंबर 1792 मोनार्की अबॉलिश, रिपब्लिक डिक्लेयर। ठीक है, तो रिपब्लिक किस डेट को डिक्लेयर होता है, 21 सितंबर 1792 को। 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट किया जाता है किंग लुई 16 को। 16 अक्टूबर 1793 को मैरी एंटोइनेट को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर सितंबर 1793 से जुलाई 94 तक रेन ऑफ टेरर चलता है, 93 से 94 तक। जुलाई 27 1794 फॉल ऑफ रॉबेस्पियर का भी फॉल आ गया। और 95 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी डायरकी को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें 5 मेंबर्स थे, सो दैट कि जो, जैसे आपको पता होगा रॉबेस्पियर एक मेंबर था तो सारी सत्ता उसके पास आ गई थी, इसलिए डायरकी को इस्टेब्लिश किया जाता है, सो दैट सारी पावर क्या हो, एक ही बंदे के या फिर एक ही इंसान के पास ना आ जाए। फिर नवंबर 9 1799 को नेपोलियन क्या करता है, कूप करता है और जो रिवोल्यूशन हुआ था उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना टाइमलाइन आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड कैनिंग जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इन दिस एक्ट, तो ये जो लॉर्ड कैनिंग का सामान्य सेवा भर्ती आई थी अधिनियम, इसमें कौन सा हमारा सही है। ऑल रिक्रूट्स वर इंस्ट्रक्ट टू यूज़ एनफील्ड राइफल, यानी उन्हें क्या करना है, एनफील्ड राइफल को यूज़ करना है। या फिर ऑल रिक्रूट्स हैड टू मार्च वेयर एवर ऑर्डर, तो उन्हें मार्च करना है जब उन्हें क्या किया जाएगा, आदेश दिया जाएगा। क्रिश्चियन मिशंस वर अलाउड फॉर कन्वर्जन, यानी क्रिश्चियन मिशनरी जो थी उनको अलाउ कर दिया गया, क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके कन्वर्जन कर सकते हैं। द एज ऑफ आर्मी रिक्रूटमेंट वर लोअर, तो जो सेना की भर्ती की आयु थी उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक डिटेल्ड क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तभी क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि उन्हें जब भी बोला जाएगा, जहाँ भी बोला जाएगा मार्च करने के लिए, जो रिक्रूटर्स हैं या फिर जो आर्मी है उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये क्या था, जो लॉर्ड कैनिंग जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 लेकर आया था, उसका मेन रीज़न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको पहले ही आंसर पता चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच वर द रीज़न ऑफ फेलर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था वो आपको पता है सफल नहीं हुआ था, तो पूछ रहा है उसका रीज़न क्या था। द लीडर फेल टू इवॉल्व यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी ऑब्वियस बात है, हमने देखा था कि यूनिटी नहीं थी, सब अलग अलग
लड़ रहे थे। लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, तो पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं था इनके पास। एपैथी ऑफ इंडियन रूलर्स, यानी भारतीय शासक जो थे वो उदासीन भी थे, बहुत सारे तो उदासीन थे, बहुत सारे क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट कर रहे थे। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि सारे ही जो हैं वो सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फेलियर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले पाए थे और यूनिटी नहीं थी। तो ये कुछ इनके क्या थे, मेन रीज़न थे हमारे जो रिवोल्ट हुआ था उसके फेल होने का। तो लैक ऑफ यूनिटी थी, नो मास सपोर्ट, रूलर्स की एपैथी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे और ब्रिटिश क्या थे, सुप्रीमेसी थी, यानी बेटर आर्मी कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस थी उनके पास, प्रॉपर उनके पास प्लानिंग थी, वेपन्स थे, ठीक है। और हमारे पास क्या थे, आउटडेटेड वेपन्स थे, ठीक है। उनके पास गन थी, हमारे पास लाठी थी। अब सोचो कि लाठी से मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, और बाकी आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एन इंटरेस्टिंग एपिसोड दैट illuminates the Indian national leadership's attitude toward laborers working in non-Indian enterprises occur in 1899 on the GIP railway. Which of the following statement हमारा सही है, किससे रिलेटेड, GIP रेलवे जो कब हुआ था, 1899 में हुआ था। ओवर 800 सिग्नल्स ऑफ द रेलवे वेंट स्ट्राइक, तो अराउंड 800 से लोग क्या हो गए थे, स्ट्राइक पर चले गए। दिस वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक बाय सेक्शन ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास, ये क्या थी, फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक थी। या फिर लीडिंग नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर टू अमृता बाजार पत्रिका वार्मली सपोर्टेड द स्ट्राइक, यानी जो हमारी अमृता बाजार पत्रिका थी क्या करती है, इस स्ट्राइक को सपोर्ट करती है। या फिर द स्ट्राइक वॉज प्रिसीडेड बाय अ 2 year लॉन्ग एगिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड एंड अल्टीमेटम, तो इसको क्या किया गया था, 2 साल तक बढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका हिंदी में भी सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या पूछा गया हमसे, इनकरेक्ट पूछा गया। तो बाकी के जो 3 स्टेटमेंट्स है ऑब्वियस सी बात है वो सही हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट नहीं थी, आपको पता है कि इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स हो रखी हैं इंडियन वर्किंग क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हिंदी में है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो जो हमारे 1899 में GIP रेलवे स्ट्राइक हुआ था वह सिग्निफिकेंट बट नॉट फर्स्ट गवर्नर स्ट्राइक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक नहीं थी। अर्लियर स्ट्राइक हैड अकर इंक्लूडिंग स्पोरेडिक लेबर प्रोटेस्ट इन 1817 और 1880s में। द स्टेटमेंट एग्जैगरेट इट्स यूनिकनेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये क्या बताना चाह रहा है कि ये क्या है, सबसे पहले स्ट्राइक थी, जो कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ ट्रू अबाउट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। तो 1906 में जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुई थी, जो सेशन हुआ था, उसके रिगार्डिंग कौन सा हमारा सही है। द सेशन वॉज हेल्ड एट कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी प्रिजाइड द सेशन, तो ये कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। या फिर he laid down the goal of national movement as self government or swaraj like that of United Kingdom of colonies, तो इसमें क्या हुआ, सेल्फ गवर्नमेंट को का मुद्दा उठाया गया। तीसरा है द कांग्रेस ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ कंप्लीट, तो इसने क्या करा, पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट फ्रीडम की क्या की गई, इसमें डिमांड की गई। या फिर इट वॉज हेल्ड इन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड करा सेशन को। उसके बाद लेट डाउन गोल ऑफ स्वराज लाइक यूनाइटेड किंगडम और कॉलोनीज, या फिर उन्होंने क्या करा कि स्वराज की मांग करी। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही हमारे स्टेटमेंट्स क्या थे, सही थे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें ज़्यादा चीज़ें मेंशन की गई हैं, बाकी आप तीनों को देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ही जो तीनों स्टेटमेंट थे उनको क्या कर दिया गया था, कंपाइल करके दे दिया गया था। या फिर 4th ऑप्शन होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो वो भी हमारा क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। 1906 का सेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट टाइम स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की इसमें मांग की गई, ठीक है। और स्वराज वॉज डिफाइंड एज डोमिनियन स्टेटस सिमिलर टू कनाडा और ऑस्ट्रिया अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। इस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे।
मार्क द राइज ऑफ एक्सट्रीमिलिज्म लाइक हमने लाल बाल पाल के बारे में सुना है, तो उनका क्या होता है इस सेशन से क्या हो जाता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि हमें क्या करना है, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। लेकिन हम क्या चाहते थे, ये लोग क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या चाहते थे कि इनको क्या करना है, ये जो मॉडरेट्स लोग हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट जो सेशन या जो वर्ग है उनका क्या होता है, यहाँ से उदय होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Several new form of mobilization and techniques of struggle now begin to emerge at the popular level in स्वदेशी movement, which is a true। तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड पूछ रहा कौन सा हमारा सही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वॉज टू बी अचीव बाय कन्वर्टिंग द मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। इस आंदोलन को जन आंदोलन से क्या करना है, हमें बदलकर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जानी चाहिए। द एक्सटेंशन ऑफ बाइकआउट ऑफ इम्पीरियल गुड्स, तो जो इम्पीरियल गुड्स थे यानी सही वस्तुओं को क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। अ फुल स्केल मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड पैसिव रेसिस्टेंस, यानी असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का पूर्ण पैमाने पर आंदोलन किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सारे स्टेटमेंट हैं वो सही है। और आपको पता होगा कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लगाया गया था या फिर चलाया गया था, ठीक है। और इसी में रक्षाबंधन वगैरह जो राखी होती है वो सेलिब्रेट की गई थी, ठीक है। सो मास मोबिलाइजेशन था, बाइकआउट किया जाता है ब्रिटिश गुड्स को, पैसिव रेसिस्टेंस यानी टेक्निक्स लाइक नॉन कॉरपोरेशन, हार्टल, पब्लिक बेनिफिट, इन सबको अपनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन, इंडिजिनस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। और कल्चर रिवाइवल, यूज़ ऑफ सॉन्ग, फेस्टिवल्स एंड लिटरेचर को गाया जाता है, ठीक है। और आई गेस आपको पता होगा वंदे मातरम वगैरह भी इसी टाइम पीरियड में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चापेकर ब्रदर्स वर द फर्स्ट रिवोल्यूशनरीज हु असैसिनेटेड ब्रिटिश ऑफिसर नेम। तो जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने किसको असैसिनेट यानी किसकी हत्या करी थी, WC रैंड या फिर लेफ्टिनेंट आइएस्ट की, WC रैंड, लॉर्ड स्मिथ की, सर फिलिप्स, लॉर्ड आइएस्ट, या फिर कमिश्नर JS स्मिथ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो चापेकर ब्रदर्स थे वो पहले क्रांतिकारी थे और किसकी हत्या करते हैं, WC रैंड एंड लेफ्टिनेंट आइएस्ट की क्या करते हैं, हत्या करते हैं। तो ये रिवोल्यूशन कब हुआ था हमारा, 1897 में। रिवोल्यूशनरिस्ट दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर, ये तीनों ब्रदर्स थे। ये टारगेट कौन थे, असैसिनेट करते हैं WC रैंड, द प्लेग कमीशन ऑफ पुणे, और जो लेफ्टिनेंट आईएएस थे उनकी हत्या करते हैं। रीज़न हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग प्लेग कंट्रोल मेजर इम्पोज बाय ब्रिटिश। तो मतलब कि जो प्लेग हुआ था उसको अच्छे से क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करते, इसलिए क्या हो गया था, आक्रोश या फिर गुस्सा आ जाता है इनके अंदर। मार्क द बिगिनिंग ऑफ वायलेंट रेसिस्टेंस इन इंडियन फ्रीडम। तो ये क्या करते हैं, वायलेंट फेस यानी हिंसात्मक प्रतिरोध की शुरुआत करते हैं उनकी हत्या करके। किसकी हत्या करके, WC रैंड और जो लेफ्टिनेंट आईएएस थे उनकी हत्या करते हैं। कौन करते हैं, चापेकर ब्रदर्स करते हैं। कब करते हैं, 1897 में करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is incorrect statement about the socialist and communist group come into existence all over in the colonial India during 20th century। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं हमारा गलत है। 20वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक भारत में सामाजिक और कम्युनिस्ट समूहों के अस्तित्व में आने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है हमारा। तो बॉम्बे SA डैंग पब्लिश्ड अ पैम्पलेट गांधी एंड लेनिन एंड स्टार्टेड द फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली। तो इन्होंने क्या करा कि पैम्पलेट निकाला गांधी और इरविन, और ये सोशलिस्ट वीकली निकालने लगे, यानी हर सप्ताह पे निकालने लग गए। इन बंगाल मुजफ्फर अहमद ब्रॉट आउट नया युग एंड लेटर फाउंड द लैंगर इन कॉपरेशन वाइल पोएट नहजुल इस्लाम। तो बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग निकाली और बाद में कवि नवरोज इस्लाम के सहयोग में लांगेर की भी स्थापना की गई। इन पंजाब अहमद अली एंड अदर पब्लिश इंकलाब, यानी पंजाब में अहमद अली और अन्य ने इंकलाब प्रकाशित की।
या फिर इन मद्रास एम सिंगरवेलू फाउंडेड द लेबर किसान गैजेट। तो एम सिंगारवेलू ने लेबर किसान राजपत्र की क्या की स्थापना करी, कहाँ पे, मद्रास में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है रॉन्ग, तो ये बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही है, बाकी हमारा जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा, उनके रिगार्डिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट है अहमद अली इनकलाब इन पंजाब इज़ फैकल्टी इन एक्यूरेट, फैक्चुअली इनएक्यूरेट, क्योंकि इनकलाब वाज एसोसिएटेड विद उर्दू रिवोल्यूशनरी लिटरेचर बट नॉट स्पेसिफिकली पब्लिश्ड बाय अहमद अली इन पंजाब। ठीक है, तो ये क्या है, उर्दू से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग कौन सा हमारा नॉट ट्रू है, यानी गलत है। द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी इज़ द स्पीडी अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। तो ये लोग क्या चाहते थे कि हमें तुरंत क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। द पार्टी वॉज डिस्क्राइब एज पार्टी विद इन द कांग्रेस, यानी पार्टी को कांग्रेस के भीतर की पार्टी में वर्णित किया गया। द पार्टी प्रोपेगेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर प्रचार किया। या इट एडवोकेटेड फॉर क्लास हार्मनी एंड आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इसने वर्ग सद्भाव और श्रम में पूंजी के हितों की पहचान की वकालत भी की थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि इनका कोई ये पार्टी में निजी संपत्ति के सिद्धांतों पर कोई भी विचार नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी तीनों क्या हमारे सही हैं। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, 1923 में बनी थी, मोतीलाल नेहरू CR दास के द्वारा। एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑब्स्ट्रक्ट कॉलोनियल पॉलिसीज फ्रॉम विद इन, इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करने का कोई मेन रीज़न नहीं था। ठीक है, सो फाउंड हुई थी 1 जनवरी 1923 को, घंटे आफ्टर गांधी सस्पेंड कर देते हैं हमारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो चल रहा था। क्यों, चोरा चोरी इंसिडेंट होता है 1922 में, तो वापस ले लेते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। तो इसके बाद गुस्सा होके या फ्रस्ट्रेशन में आके मोतीलाल नेहरू और CR दास क्या करते हैं, इस पार्टी का गठन करते हैं। मैनी कांग्रेस लीडर क्या करते हैं, मोमेंटम वी लॉस्ट। ठीक है, और CR दास प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, और भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं। कौन कौन, सुभाष चंद्र बोस, NC केलकर, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, ये सारे क्या हैं, जो पार्टी है इसको क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। किसको, स्वराज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र वॉज द प्रिकर्सर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट हु हैड नो फिश इन पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स, व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट बंकिम चंद्र। तो बंकिम चंद्र उन चरमपंथियों के अग्रदूत थे जिसके पास नरमपंथियों की नीति में कोई मछली नहीं थी। बंकिम चंद्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ही टर्न टू बी महाभारत एज राम मोहन एंड वंस टर्न भगवद गीता टू द उपनिषद, उन्होंने महाभारत की ओर रुख किया क्योंकि राम मोहन ने एक बार भगवद गीता को उपनिषद में बदल दिया था। ही विजुअलाइज अ यूनाइटेड इंडिया थ्रू श्री कृष्ण हु एस्टाब्लिश धर्मराज्य आफ्टर डिस्ट्रॉइंग एविल, उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से एक अखंड भारत की कल्पना की जिन्होंने बुराई को नष्ट करके बाद धर्मराज की स्थापना की। ही द मिलिटेंट नेशनलिस्ट टुक देयर क्यू फ्रॉम बंकिम्स एम्फेसिस ऑन धर्मराज्य, उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने बंकिम के धर्मराज्य पर जोर देने से प्रेरणा ली। ही रोट आनंद मठ टू डेमोन्स्ट्रेट हिज आइडियोलॉजी, उन्होंने क्या करी थी, आनंद मठ की रचना की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, गलत है। किसके रिगार्डिंग, बंकिम चंद्र के रिगार्डिंग। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, सो बंकिम चंद्र डिड नॉट प्राइमरली टर्न टू द महाभारत फॉर आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो पहले नहीं होते, बाद में उनकी जो विचारधारा होती है वो भगवद गीता से ली गई थी, जैसे अभी हमने देखा। क्यों, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, अखंड भारत बनाना चाहते थे। कृष्ण से उन्होंने प्रेरणा ली थी कि किस तरह से कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं बुराई पर, बुराई को हराकर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा,
विच प्रोविज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ फॉल्स। तो कौन सा प्रोविज़न क्या है हमारा गलत है 1935 के रिगार्डिंग। इट सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये बर्मा को इंडिया से अलग करता है। सिंध एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस वर गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, यानी सिंध और उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत को प्रांतों की दर्जा दी गई थी। इट इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। द गवर्नर वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द प्रोविंस, यानी गवर्नर जो राज्यपाल था प्रांत में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि हम क्या करेंगे, इंडिया को बर्मा से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और आपको पता होगा बर्मा एंशिएंट नेम है म्यांमार का, ठीक है, इतना क्लियर है। ये भी पूछ लेता है कई बार, कंट्रीज़ के एंशिएंट नेम भी पूछ ले जाते हैं। अगर हमारे सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में नहीं पूछेगा तो जो जीएस वाला पार्ट होता है उसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, नए नए इन्फॉर्मेशंस आपको मिली होंगी और आपने नोट्स बना लिए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी कंटेंट आप रिवाइज करते रहें, कंटेंट को आप पढ़ते रहें, लेकिन प्रीवियस ईयर को भी देखते रहें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।